ट्रेन पूरी रफ्तार से चली आ रही थी। नीचे की बर्थ पर एक बुजुर्ग से नवाब साहब लेटे स्टेट्समैन पढ़ रहे थे। पास ही उनका नाम लिखा सूटकेस धरा था, जिस पर नवाबजादा शौकत अली का नाम उन्हीं की जवानी की तरह धुंधला पड़ गया था। दूसरी बर्थ पर एक सिंधी नया जोड़ा कबूतर किसी गुटरगू में मस्त था। बार बार लड़की सी दिखती नई दुल्हन अपने जवान पति को ऊपर की बर्थ पर जाने के लिए ठेल रही थी और वह दुगने जोश से उससे छेड़खानियां किए जा रहा था। ऊपर की बर्थ पर लेटी मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये नए नए ताजे जोड़े अपने आसपास की भीड़ से कितने बेखबर रहते हैं। मेरे लिए यह कोई नई चीज नहीं थी। नैनीताल की ठंडी सड़क पर दिन दहाड़े ऐसे बीसियों जोड़े एक दूसरे से लिपटे लिपटाए घूमते रहते हैं, पर मैं देख रही थी कि बुजुर्ग नवाबजादा शौकत अली को उस जोड़े ने बेहद परेशान कर दिया था। बेचारे बार बार खांसते खंखारते अपनी उपस्थिति का आभास दे रहे थे। जब लखीमपुर में वह रसीला जोड़ा उतर गया तो जाकर उन्होंने चैन की सांस ली और करवट बदलकर सो गए। गर्मी बेहद थी, पंखा चल रहा था, पर ट्रेन के अधिकांश पंखों की भांति यात्रियों को छोड़कर डब्बे की हर दशा को हवा भेज रहा था। मैंने कई बार उसे घुमा फिराकर मनाने की कोशिश की, पर हार मानकर मुझे भी चुपचाप लेट जाना पड़ा। मैं सोच ही रही थी कि नीचे की बर्थ पर अपना बिस्तर बिछा लूं। इतने में ही बहुत सारा सामान लेकर 2-3 कुली धंस आए। भूरे भूरे बालों वाले एक लड़के ने बड़ी फुर्ती से निचली बर्थ पर होलडाल फैला दिया और एक पिस्ते रंग के बुरके की सर के साथ एक महिला उस बर्थ पर जम गई। जमील, लो, इन कुलियों को पैसे दे देना और बचे हुए तुम रख लेना। एक 5 का नोट उन्होंने उस भूरे बालों वाले लड़के को थमाया ही था कि गाड़ी चल पड़ी और वह चट से नीचे उतर गया। नवाबजादा हल्के हल्के खरांटे ले रहे थे। डिब्बे की बत्तियां पहले से ही बुझी थी। उस महिला ने अपना रेशमी बुर्का उतारकर खूंटी पर टांग दिया। महिला मेरे नीचे वाली बर्थ पर थी, इसी से उसका चेहरा न देखा, लेकिन गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। स्टेशन की बत्तियों के अस्पष्ट से धुंधलके में भी बुर्का टांगने वाली की लंबी लंबी उंगलियां मुझे स्पष्ट दिखाई दी। कुछ बुर्के की रेशमी खसखस और कुछ उंगली में पड़ी हीरे की अंगूठी की दमक, इसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। कैसी लंबी लंबी सुडौल उंगलियां थी और दूसरे ही क्षण मुझे एक अजीब घुटन ने व्याकुल कर दिया। ऐसी ही लंबी और सिरे से टेपरिंग उंगलियां मैंने कहाँ देखी हैं? कहाँ देखी हैं? ठीक ठीक याद न कर सकने की विचित्र झुंझलाहट ने मुझे ऐसा व्याकुल कर दिया कि याद न आने पर शायद नीचे कूदकर उस अपरिचित महिला की उंगलियां फिर देख डालती। पर तभी अचानक याद आया कि उंगलियां जिन हाथों में मैंने देखी थी वे तो जल भुनकर कब की राख हो चुके थे। उनके फिर दिख जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। आज से 10 वर्ष पहले मेरे पति ही तो उन उंगलियों का अस्तित्व गंगा में बहाकर आए थे। हाँ, चन्नी, चन्नी की उंगलियां ऐसी ही थी। मैं उससे कहती, चन्नी, तेरी उंगलियां तो चंपे की कलियां हैं। चल हट, वो कहती। ताई तो कहती हैं ऐसी लंबी लंबी उंगलियां चुड़ैल की होती हैं। ताई की नज़र में तो वो हमेशा से चुड़ैल ही रही। चन्नी मेरे मंझिले मामा की इकलौती लड़की थी। जन्मते ही उसने जननी को डसा और पिता को तो गर्भ से ही डस चुकी थी। अनाथ चन्नी को बड़े मामा जी ने ही पाला। मेरे ननिहाल में 3 अल्सेशियन भी पलते थे। अभाग्नि चन्नी को भी उसी स्तर पर पाला जाता था। घर भर की उतरने वो पहनती, फिर भी कुंदकली सी चटकती रहती। घर भर की बासी जूठन उद्रस्त करने पर भी उसके स्वास्थ्य ने कभी हार नहीं मानी। मेरे ननिहाल की सभी लड़कियां गोरी चिट्टी थी, पर चन्नी चन्नी थी सांवली। उसे अपने कृष्ण वर्ण का कोई दुख भी नहीं था। वो जानती थी कि विधाता ने उसकी शोक आंखों और मोती सी दंत पंक्ति में लावण्य का ऐसा अपरिमित कोश भर दिया था जिसे अपने गौर वर्ण की महिमा से भी उसकी चचेरी बहनें तुच्छ सिद्ध नहीं कर सकती थी। एक से एक महंगे विदेशी शैम्पू से अपने सुनहरे बालों को धोकर उसकी गोरी गोरी मेम सी बहनें कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाती और वो केवल रीठे से ही समृद्ध अपनी एड़ी तक लहराती चोटी पीठ पर डालकर जगत तारिणी स्कूल में पढ़ती। उसकी अध्यापिकाओं का कहना था कि ऐसी तेज लड़की उनके स्कूल में आज तक नहीं आई। एक बार अपने स्कूल की खेल टीम के साथ वो रूस भी घूम आई तो चाची ताइयों के दिल पर छुरियां चल गई।
बड़े मामा जी ने ही जिद करके उसे भेज दिया था, नहीं तो बेचारी जा भी नहीं पाती। विदेश से लौटने के बाद चन्नी की बोटी बोटी फड़कने लगी। शौक तो वो पहले ही थी, अब वो ढीठ भी हो गई। जब छोटी थी तभी पास पड़ोस से शिकायतें आने लगी थी कि चन्नी ने किसी की चूड़ियां मसक दी तो किसी की गुड़िया कुएं में डाल दी, कहीं से कच्ची इमलियां चुरा लाई तो कहीं से कच्ची अमरूद। और जब जवान हुई तो कयामत ही आ गई। उसकी किताबों में से एक आध प्रेम पत्र का गिरकर बड़ी मामी जी के हाथ में पड़ जाना तो नित्य की ही घटना थी। तिस पर मोहल्ले भर के छोकरों की भ्रमरावली उसके इर्द गिर्द मंडराने लगी। होने को तो बड़े मामा जी की लड़की सरला उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी, किंतु बड़ी बड़ी आंखों की चंचल पुतलियां घुमाना, खिलखिलाकर हंसी के मंजीरे बजाना, ये सब उन्हें कहाँ आता था। अपनी सामान्य सी साड़ी के आंचल सिग्नल से चन्नी मोहल्ले भर के युवकों के हृदय इंजनों को रोक सकती थी। तभी तो बड़ी मामी जी अम्मा से कहती, बीवी छोरी बंगाल का जादू जाने है, किसी तरह छोरी के हाथ पीले करूं तो छुट्टी मिले। सुन तो रही हो, शास्त्री जी की बिटिया भी मुसलमान साइकिल वाले के साथ भाग गई। शास्त्री जी की बिटिया साइकिल वाले के साथ ना भागी होती तो शायद चन्नी के विवाह की इतनी जल्दी भी न मचती। उसी दिन से मेरे दोनों मामा उसके लिए दाएं बाएं वर ढूंढने लगे, किंतु इसी बीच एक सुयोग्य पात्र ने उसे स्वयं ही ढूंढ लिया। चन्नी अपने मामा के यहाँ अलीगढ़ गई हुई थी। वहीं की नुमाइश में उस चटकारे ले लेकर चाट खाते योगेन जीजा ने देख लिया। अब चाट खाने वाले भी दो तरीके के होते हैं। चन्नी ने मुझसे हंस हंस कर कहा था। आज भी उसकी हिंडी किसी आंखों की काली भंवर पुतलियां मेरे स्मृति पटल पर खिंच जाती हैं। एक तो प्लेट में चाट धरकर चम्मच से ऐसे चुपते हैं जैसे मोती हों। न मिर्च की सिसकारियां, न हाहा, न हूहू, न उंगलियों का चाटना, न आंखों में पानी आना। और एक चाट खाने वाले होते हैं हम सरीखे, आंखें लाल, होंठ लाल, यानी द्रिगन बीच डोरे डाल, डोरे लाल झलके। बस तेरे जीजा ने हमें देखा और पसंद कर लिया। काश जीजा उस पर रीझे ही रहते। ननिहाल की वह विष वल्लरी मुझे प्राणों से प्रिय थी। उसकी कुख्याति सुनकर भी मुझे कभी उससे घृणा नहीं हुई। एक दिन बड़ी मामी ने मुझे निरालय में खींच कर समझाया था, देख बिट्टो, उस छोकरी के पीछे पीछे मत फिर, वो तो जहर की बुझी है, जहर की। अपनी नानी पे गई है रंडी। चन्नी के नाना ने वैश्या से विवाह किया था। हो सकता है चन्नी में अपना रूप जीवा नानी के ही संस्कार आए हों। मंजरे मामा ने घर भर की अवहेलना करके ही मामी से विवाह किया था। इसी से वर्जित कुल की स्मृति चिन्ह चन्नी सबकी आंखों की किरकिरी थी। मैं छुट्टियों में ननिहाल जाती तो वे मुझसे लिपट जाती, हाथ नचा नचा कर, पुतलियां घुमाकर ऐसे ऐसे रंगीन किस्से लेकर बैठ जाती कि जी में आता सुनती ही रहूं। प्रेम पत्रों का उसके पास एक बड़ा सा पुलिंदा रहता, जिसे वो पिछवाड़े के बरामदे में मुझे ले जाकर पढ़ पढ़ कर सुनाती। सरला से मत कहना, बड़ी चुगलखोर है, चटताई से कह देगी, वो कहती। और संकरे पिछवाड़े में पास के पागल खाने से आती दुर्गंध के दुस्सह भार को मैं उसके प्रेम पत्रों के रस भंडार के रसास्वादन करती। एक उम्र ऐसी होती है जब ऐसे प्रेम पत्रों का लड़कियों के मनोरंजन के लिए बहुत विशेष महत्व होता है। शायद हमारी वही उम्र थी। मैं 16 की थी और चन्नी 17 की। उसी साल चन्नी का विवाह भी हो गया। मुझे आज भी उसके विवाह की एक एक घटना कंठस्थ है। भारी जामदानी लहंगे में चन्नी की मुट्ठी भर की कमर दुहरी हुई जा रही थी। उसकी नाक छिदी नहीं थी, इसीलिए उसके ससुराल वालों ने स्प्रिंग वाली बड़ी सी नथ भेजी थी, जिसका स्प्रिंग या तो ढीला हो जाता था या घूंघट की उमस से घुटकर चन्नी खुद ही ढीला करके सबके सामने घूंघट पलटकर कह उठती थी, देखो ताई, ये नथ हमसे नहीं संभलती। तब आंखें दिखाती, दांत पीसती बड़ी मामी घूंघट को दुगना नीचे खींच देती और उसकी फुसफुसाहट और तीखी होकर शायद उसी दिन योगेन जीजा के कानों में भी पड़ गई थी। अरे आज के दिन तो हमारी लाज शर्म रख ले। योगेन जीजा शायद जान गए थे और समझ गए थे कि बिगड़ी घोड़ी को लगाम और चाबुक की शान में नहीं साधा तो वह उन्हें अनाड़ी सवार की तरह मिट्टी में लिटा देगी। सिर से पैर तक गहनों से लदी चन्नी विदा हुई तो मेरी दोनों मामियों ने निश्चिंत होकर सांस लेकर कहा था, चलो भाई, हमने तो अब गंगा नहा ली। फिर कई साल तक मुझे चन्नी की खबर ही नहीं मिली। मेरे विवाह पर भी योगेन जीजा ने उसे नहीं भेजा। सरला तो कहती थी कि उसके प्रेम पत्रों के पुलिंदे के बारे में योगेन जीजा को किसी ने बतला दिया। क्या पता बताने वाली स्वयं सरला ही हो। फिर सरला के ब्याह में बड़े मामा उसे स्वयं जाकर लिवा लाए। मुझे लगता है उस अभागिनी को बड़े मामा बहुत चाहते थे। इसी से मामी के बला बहुत
बुरा भला कहने पर भी वे उसे लिवाने चले गए। और कैसा आश्चर्य कि जीजा ने चटपट भेज भी दिया। 3 अदद मरियल सी बच्चियों को लेकर वो टांगे से उतरी तो मैं अवसन्न रह गई। ये वही चन्नी थी जो छूने से भी मैली होती थी। न आंखों में वो शोखी थी, न चेहरों पर रौनक। मुझे देखते ही उसने सर झुका लिया, जैसे अपनी गंदी बदशक्ल लड़कियों के लिए माफी मांग रही हो। तीनों बच्चियों ने माँ का रंग और बाप का नक्शा पाया था। तीनों ही के चेहरे पर योगेन जीजा के सुग्गे की नाक का मनहूस साया था। उनके जिन अंगों को ढकने के लिए उनके धारीदार कच्छों की सृष्टि हुई थी, उन्हें खुला छोड़कर वे उनके घुटनों तक बड़े ही फूहड़ ढंग से लपटाए थे। नाक बह रही थी, जिन्हें पोंछने की चन्नी को कोई चिंता ही न थी। विवाह के पश्चात सुगढ़ से सुगढ़ नारी भी कितना बदल जाती है। और ये वो चन्नी थी जिसके प्रेम पत्रों के प्रतिभाशाली लेखक उसके मनोहर व्यक्तित्व की बलैयां लिया करते थे। उसका आदेश पाते ही किसी भी मेल ट्रेन के धड़धड़ाते पहियों के नीचे लेट जाने तक को तत्पर रहते थे। हाय राम चन्नी, तुझे क्या हो गया? बारात आने को है, कम से कम आज तो साड़ी बदल ले। मैंने उसे खींच खांच कर अपनी एक अदद साड़ी पहना दी, बालों को संवार कर जूड़ा बनाया, बिंदी लगाने लगी तो वह दोनों हाथों से मुंह ढांप कर सिसक सिसक कर रो पड़ी। मैं अवाक रह गई। अरे भाई, हमारी कमीज कहाँ डाल दी? हद हो गई तुम योगेन जीजा की चिड़चिड़ी आवाज सुनते ही। अरे भाई, हमारी कमीज कहाँ डाल दी? हद हो गई, अजीब हो तुम भी। योगेन जीजा की चिड़चिड़ी आवाज सुनते ही वो भीगी बिल्ली सी दुबक गई। मैं समझ गई कि हृदयहीन पति के कठोर शासन ने उसकी मुखश्री छीन ली है। बारात विदा होते ही जीजाजी उसे लेकर चलने लगे। उन्हें किसी मीटिंग में दिल्ली जाना था। योगेन जीजा, चन्नी को यहीं छोड़ जाइए ना, हमें भी तो दिल्ली जाना है, हमारे साथ चली जाएगी, मैंने कहा। ये सुनते ही चन्नी का चेहरा फक पड़ गया, जैसे मेरे दुस्साहस से योगेन जीजा सबके सामने उसका अपमान न कर बैठे। नहीं नहीं, यहाँ कैसे छोड़ दें, होटल का खाना हमसे नहीं खाया जाएगा, योगेन जीजा बोले। वो चली गई। तुम्हारे भाई के मुझसे ठीक से मिली भी नहीं। एक सहमी सी हंसी के पीछे उसके दोनों होठ बरबस रोकी गई रुलाई के भार से थरथर कांप रहे थे। मैं मोड़ पर अचानक ओझल हो गए उसके तांगे को देख रही थी कि न जाने कहाँ से बड़ी मामी आकर पीछे खड़ी होगी। उनकी पुत्री को ससुराल से बहुत ही साधारण सा चढ़ावा आया था। उसी की भड़ास उन्होंने चन्नी के मत्थे निकाली। कहने लगी, क्या सुख है चन्नी को? जमींदार से जाकर सुना, योगेन तालों में बंद करके धरा है। लक्षण जो वैसे ठहरे इसके, इससे तो अपनी सरला अच्छे घर गई है। ऐसा भी क्या गहना जिससे गर्दन टूटे। चन्नी तो राह पर आ गई, दामाद करी ना मिलता तो आज शमी मंजिल में होती। सामने शमी मंजिल के गुंबद दिख रहे थे। सबसे ऊंची मंजिल पर बने आधे चांद पर नए मालिक ने काला रंग पोत दिया था। जिस छत की मुंडेर पर बिगोनिया के गमले महकते थे, वहां पर अब कई जोड़े कच्छे और मैली सी पांडु जीर्ण सलवारें सूख रही थी। चन्नी की शादी के साल ही शमी मंजिल ने उजड़कर पहले से ही उसकी मौत का मातम मना लिया था। आबिद चचा पाकिस्तान भाग गए और अब उनकी शमी मंजिल किसी सरदार को क्लेम में मिल गई थी। सरदार जी के 17 बच्चे थे जो उनकी छत की हर मुंडेर पर लंगूरों की तरह चढ़ते रहते थे। उनकी छत से मिली एक संकरी सी मुंडेर मामा जी के दवा दीवान खाने की छत पर उतरती थी और कभी वही मुंडेर डूबते सूरज की छाया में शमी मंजिल और तुलसी कुटीर की प्रेम पुण्य सलीला का संगम थी। इरफान अहमद चन्नी के पीछे दीवाना हुआ था। उसकी सारी चिट्ठियां हिना और खस से तर आती थीं। उन्हें सूंघ सूंघ कर किताबों में ढूंढा जा सकता था और उन किताबों में से ढूंढ निकालना सरला के लिए बड़ा आसान होता था। इसी से इरफान उन्हें मुंडेर की एक खपरेल के नीचे छिपा जाता था। बड़े मामा जी से अबिद चचा की पुरानी मित्रता थी। इसी से मुस्लिम परिवार से मिलने जुलने पर हम सभी पर कोई रोक टोक नहीं थी। इरफान भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से घर आते तो बड़ी मामी चौकन्नी होकर चन्नी के पैरों में बेड़ियां डाल देती थी। पर चन्नी उन कैदियों में से थी जो बेड़ियों को काटने का साधन जेल खाने की ऊंची दीवारों में भी जुटा लेते हैं। बात शायद बहुत आगे भी बढ़ जाती, पर बीच में ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की ओर बड़ी बेरुखी से पीठ फेर ली। जब मेरे पति की बदली दिल्ली हो गई तो मैं बहुत खुशी के साथ उछल पड़ी, क्योंकि चन्नी भी वहीं थी। अब मैं उसकी उदासी को दूर कर दूंगी और फिर वह पहाड़ी मैना सी चहकने लगेगी।
किंतु चहकती कैसे? मैना के गले में एक सूना, एक कांटा उगाया था और वह चहकना बंद कर एक दिन गर्दन डाल देती है। चन्नी के गले में भी ऐसा कांटा उगाया था। मेरे और उसके मकान के बीच कुल 3 मकानों का ही फासला था और काम निपटाते ही मैं उसके पास पहुंच जाती। पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि जो चन्नी मुझे देखकर कली सी खिल उठती थी, अब वो मुरझाकर बिखर जाती है। मैं परेशान हो उठती। योगेन जीजा के ऑफिस से लौटने से पहले ही मुझे किसी प्रकार विदा देने को वो छटपटाने लगती। मेरे यहाँ आती भी तो डरी डरी सहमी सहमी निगाहों से इधर उधर देखती, बार बार चेक करती और कभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मेरे चेहरे पर गड़ा देती और मुझे देखती रहती। मैं पूछती भी तो किससे? घर के भेदी प्राय नौकर या बच्चे ही होते हैं। नौकर जीजाजी रखते ही नहीं थे और चन्नी की तीनों बच्चियां वज्रमुखा थी। इसी बीच मैं बाबूजी की बीमारी का तार पाकर मायके चली गई। वहीं मुझे एक दिन अपने पति की चिट्ठी मिली कि चन्नी किसी के साथ भाग गई है। मैं स्तब्ध थी, हैरान थी, मन ही मन। मैं जानती थी कि चन्नी कभी भाग नहीं सकती। भागने की भी तो आखिर एक उम्र होती है। 34 वर्ष की पढ़ी लिखी 3 बच्चियों की मां चन्नी भला किसके साथ और क्यों भागेगी? किसके साथ भागी ये पता नहीं। मेरे पति ने लिखा था, लेकिन योगेन का कहना है कि वह किसी प्रेमी के साथ ही भागी है। चन्नी क्या ऐसी नासमझ थी? योगेन जीजाजी के निर्मम व्यवहार और शक्की स्वभाव से ही ऊबकर वो किसी ताल बावड़ी में कूद गई होगी। बेचारी ने पति का विश्वास पाने के लिए कितनी चेष्टा की, कितनी मेहनत की। मैं नित्य बड़ी आशा से अखबार देखती, शायद किसी युवती की लाश मिलने का कोई समाचार हो। इसी बीच मेरे पति का एक पत्र आया कि चन्नी के किसी सरदार के यहाँ छिपने का समाचार मिला था। वहां पुलिस की सहायता से योगेन जीजा ने छापा मारा तो सरदार फरार हो चुका था और दरवाज़ा तोड़ने पर चन्नी ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली थी। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। पड़ोसियों ने बतलाया कि वह सरदार कुछ ही दिन पहले 10 साल की सजा भुगत कर लौटा था और एक दिन वह सुंदर सांवली बंगालिन सी लड़की उसके साथ आकर रहने लगी थी। दिन भर वो कमरे में बंद ही रहती थी और रात को सरदार के साथ घूमने निकलती। दरवाज़ा तोड़ने तक वह खत्म हो चुकी थी। बाद में योगेन जीजा और मेरे पति ही उसकी मिट्टी ठिकाने लगाकर आए थे। आज ट्रेन में किसी अपरिचिता की लंबी उंगलियां देखकर अभागिन चन्नी की स्मृति फिर ताज़ा हो उठी थी। एक बार बर्थ से झांक कर देखने की चेष्टा की तो देखा वो अपरिचिता मुस्लिम महिला करवट बदलकर सो रही थी। नवाब साहब के खर्राटों और ट्रेन के झकोरों के बीच मुझे भी न जाने कब नींद ने दबोच लिया। काफ़ी देर बाद किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी, फिर चली और फिर न जाने कितने स्टेशनों पर रुकती बढ़ती चलती चली गई। मैं गहरी नींद में पड़ी ही रही और जब उठी तो हल्का गुलाबी उजाला होने लगा था। नीचे झांक कर देखा तो बर्थ खाली था। लंबी उंगलियों वाली महिला, मुस्लिम महिला, न जाने किस स्टेशन पर उतर चुकी थी। हाथ में गड़वा लिए नवाब साहब बाथरूम में घुस रहे थे तो मैं भी बिस्तर से नीचे उतरकर नीचे की बर्थ पर आ गई। एक छोटा सा रुमाल शायद वो महिला भूल गई थी। बड़ा प्यारा सा लेस लगा कैम्ब्रिक का रुमाल था, जिसे देखकर फ्लॉबियर की किसी फ्रेंच नायिका का स्मरण हो आया और न जाने क्या सोचकर मैंने उसे उठा लिया। स्पर्श और भी प्यारा लगा। नाक से लगाया तो मुझे सांप सूंघ गया। कैसी परिचित मीठी खुशबू थी, वही जानी पहचानी मीठी खुशबू जो इरफान अहमद के हिना के तरखतों से आया करती थी। लखनऊ आने तक वह रुमाल मेरी मुट्ठी में ही धरा रहा। वो रुमाल नहीं, जैसे शादी के पसीने से तर चन्नी का हाथ मेरे हाथ में बंद था। घर पहुंचते ही मैंने अपने पति से पूछा, क्यों, उस दिन आप भी जीजा जी के साथ मरघट तक गए थे ना? मेरे पति मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मेरा दिमाग फिर गया हो। चन्नी को मरे 10 साल हो चुके थे। हद करती हो तुम भी। आज अचानक क्या याद हो आया तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछा, मैंने कुछ खिसिया कर कहा। आप कहते थे ना उसने अपने को जला डाला था, फिर मरघट तक क्या ले गए होंगे, यही सोच रही थी। इस बुरी तरह से जली थी कि पहचान में ही नहीं आती थी। वे तो दोनों हाथ बच गए थे बस। हाय राम, क्या दोनों हाथ देखकर ही आप लोगों ने उसे पहचान लिया था? मेरा कलेजा बुरी तरह धड़के जा रहा था। नहीं, उंगलियां देखकर।
योगेन कहता था कि वैसी लंबी लंबी उंगलियां और किसी की हो ही नहीं सकती। फिर बाएं हाथ पर गुदना भी तो था। मुझे याद आया, उसके बाएं हाथ पर गुदा फूलों का एक नीला गमला। किंतु क्या उस गमले पर उसका कॉपीराइट था? क्या वैसा ही गमला किसी और के हाथों पर नहीं गुदा जा सकता था? योगेन जीजा ने कहा था कि वैसी उंगलियां और किसी की नहीं हो सकती। जब ट्रेन में मुझे लंबी लंबी उंगलियां दिखी, यही तो मैं भी ज़ोर ज़ोर से कहना चाह रही हूँ कि वैसी उंगलियां और किसी की नहीं हो सकती। पर कैसे कहूँ, किससे कहूँ? मेरी बात मानेगा ही कौन? मेरे पास सबूत है, परिचित खुशबू से तर छोटे से कैम्ब्रिक के रुमाल का। संसार ऐसी भावुक कमज़ोर दलील पर विश्वास नहीं करेगा। फिर उस खुशबू ही को भला कब तक सहेज पाऊंगी? हिना और खस की खुशबू अब चन्नी के रहस्यमय अस्तित्व की भांति धीरे धीरे उड़ती जा रही थी। जिस दिन वो बिल्कुल ही उड़ जाएगी, उस दिन शायद मैं भी मान लूंगी कि चन्नी सचमुच ही मर गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी चन्नी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ साहित्य के पिटारे से। नमस्कार।